परिवारवाद का, भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा। इस तरह का नेता कितनी पार्टियों में कितने हैं, बिल्कुल उंगलियों पर भी गिनना मुश्किल। यही दोनों चीजें लालू यादव को ले डूबी। और रजत जी उनसे ज्यादा इफेक्टिव लीडर थे, उनसे ज्यादा बेहतर पर्सनैलिटी थी, ओरेटर बेहतर थे, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा था। अब ये 3% वाले, वो यादव वोट बैंक वाले। लेकिन ये जो परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार, इन दोनों चीजों ने ये इलेक्शन तो अब लालू जी के लिए आखिरी इलेक्शन हुआ। रजत जी मैं इसमें एक थोड़ा सा लाइटर वेन में जोड़ दूं। मैं अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये कह रहा था कि एक बहुत पहले मूवी आई थी जिसमें कहा जाए भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, तुम्हारे पास क्या है? तो माँ, मुझे लगता है कि गाड़ी, बंगला, मोटर और माँ सब साथ हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है कि जो इस बार का चुनाव है बिहार में, उसमें आप हर चीज़ पाएंगे। उसमें कास्ट कन्फिगरेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, स्टेट लेड सर्वाइवल जो गरीबों के प्रति, जिस प्रकार से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। और बिहार में मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था है, जो प्राइवेट कंपनियों ने वहाँ सूदखोरी करनी शुरू कर दी है, उससे स्टेट बेस्ड अगर लोन उसका जवाब दिया है, उसका वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इन सब चीज़ों का एक प्रतिफल, और छठ के पर्व में 10,000 मिलना और उत्साह से छठ का मनाया जाना, हर्ष के साथ छठ का मनाया जाना, गरीब के परिवार में ठेकुआ रिफाइंड और घी में बनना, मुझे लगता है कि नीतीश की बात कर रहे हैं तो नीतीश को लेकर जो विरोधी थे, देवेंद्र आप भी ये बता पाएंगे कि जो विरोधी थे वो भी उनकी बुराई नहीं करते थे। जितने विरोधियों से हम बात कर रहे थे, या जो जनता कहती थी बदलाव चाहिए, वो ये जरूर कहती थी हाँ सड़क बना दी तो क्या हुआ, रोजगार तो नहीं दिया। क्या बदला सौरभ, एक डाटा अगर आप देखें, बड़ा दिलचस्प डाटा है अभी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि 1985 के बिहार चुनाव में 63 मृत्यु हुई थी, रीपोलिंग 156 बूथ पे। 1990 के बिहार इलेक्शन में 87 जाने गई थी चुनाव को लेके। 1995 के बिहार इलेक्शन में TN सेशन जब सीसी थे, उन्होंने बिहार के चुनाव को बहुत ज़्यादा हिंसा के चलते 4 बार टाला था। 2005 के बिहार चुनाव में 660 बूथ ऐसे थे जहां पर हिंसा के चलते दोबारा चुनाव कराना पड़ा। और 2025 के चुनाव में 0 वायलेंस, 0 रोपोल। बिल्कुल। तो चुनाव को लेकर जो सवाल खड़ा किया, तो वो डाटा अगर देखें, और एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संवेदनशील नहीं घोषित किया। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, विपक्ष हिंसा की धमकी दे रहा है, नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। इस ट्रिविया में एक और बात जोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहार का मटिहानी वो एक क्षेत्र था जहां पहली बूथ पे हिंसा की घटना पाई गई थी, और बूथ कैप्चरिंग की जो घटना बिहार इंडिया में आई वो मटिहानी से आया था। तो वहां से एक फुल सर्कल है जहां सब लोगों ने वो घटनाएं देखी हैं, कैसे बाहुबली जाते थे, बूथ डब्बे उठा के ले जाते थे, या वहीं बैठ के वो ठप्पे मार रहे होते थे, लोगों को बाहर रोक दिया जाता था। ये नॉर्मल माना जाता था बिहार में, लगता था चलिए ये तो होना ही है। लेकिन कैसे चुनाव परिवर्तन हुआ है, और देवेंद्र ने बहुत अच्छे फिगर्स दिए, ये लोगों को याद रखना चाहिए कि इस समय बिहार का चुनाव कितनी शांति से लड़ा गया। 2 फेजेस में चुनाव हुआ, कहीं कोई मार पिटाई, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई गोली नहीं चली, कहीं किसी की मौत नहीं हुई, और ये शांतिपूर्ण तरीके, ये पूरे हमारे चुनावी सिस्टम के लिए और देश के लिए बहुत प्राइड की बात है। रजत जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, बिहार चुनाव से पहले हर बार जो खबरें बनती थी, मीडिया में आती थी कि यहाँ अब जो है हथियार बनना शुरू हो गए हैं जी, यहाँ हथियारों की नई फैक्ट्री शुरू हो गई, यहाँ कट्टा बन रहा है, इतने बड़े पैमाने पर बन रहा है। वो खबरें एकदम गायब हो गई। और ये माफिया का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि वो बूथ कैप्चर करने में आपकी मदद करते थे। आज भी ये जो 2-4 बचे हैं इसीलिए क्योंकि ये लोग उस जमाने से बूथ कैप्चर करने में मदद करते थे। और ये सब नीतीश कुमार के आने के बाद हुआ रजत जी, जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार 2005 में, उसके बाद से शहाबुद्दीन चुनाव नहीं जीते हैं, न उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं। जब से वो आए उसके बाद वो आखिरी चुनाव था 2004 में जब शहाबुद्दीन जीते थे। और जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थे बिहार में वो तमाम अपराधी बचे, लेकिन अपराध लगभग खत्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उन्होंने खत्म कर दिया। ये नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि थी, जो पहले 5 साल की उपलब्धि थी। 5 से 10 में लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे बड़ा फोकस का था केंद्र, और इसका नतीजा 2010 में मिला जब उनको पुलिस का एक्शन ही नहीं, कन्विक्शन भी करा। कन्विक्शन भी अदालत तक। अरे वो उन्होंने एक तरीका निकाला। हमारी बात हो रही थी जो अभयादन। सर देखिए, महुआ में रुझान बदल गए। महुआ में तेज प्रताप यादव अब पीछे हो गए हैं, ये जानकारी महुआ से मिल रही है। तेज प्रताप यादव जिन्होंने अभी तक बढ़त बनाई थी, वो तेज प्रताप यादव अभी पीछे हो गए हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव की चर्चा इस सीट पर बहुत हो रही थी। भाई ने प्रचार किया, कहा पार्टी बड़ी होती है, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता बड़ी होती है, पार्टी बड़ी नहीं होती है। एक टफ फाइट के बीच में है, और अब देखना यह है कि क्या यहां तेज प्रताप पीछे ही रह
जाते हैं या यहाँ से आगे निकल पाते एक इंटरेस्टिंग बात तेज प्रताप ने इस सीट पर कही थी कि जो आरजेडी का उम्मीदवार है इसी ने हम भाइयों में झगड़ा लगाया है, इसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। वही उन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ। मुकेश रोशन ऐसा कोई नहीं था, कोई ऐसी प्रोफाइल रही हो कि उनका सीट वो काटा नहीं जा सकता था, एक बार के बस थे। लेकिन तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं संजय यादव, कहा जाता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की तेज प्रताप को थोड़ा एक्सपेक्टर बताने की, कहा भी था ना कि ये जो छोटा भाई है छोटा रहेगा, चुनाव के बाद झुनझुना बजाएगा। बिल्कुल कहा था उन्होंने। बच्चा है नहीं, पर बिहार में जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, जो कह रहे थे अजीत जी, 5 वर्षों का वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, खास करके जंगल राज के बाद का वो 5 वर्ष वो सुबह के किरण की तरह था। और वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बाद में ट्रांजैक्शनल भी हुआ, और जैसे ईबीसी वोट बेस बनना, और ईबीसी वोट बेस के बाद ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं में, मैं सुबह भी कह रहा था कि बिहार में महिला पुलिस कांस्टेबलों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। तो ये नीतीश कुमार को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो प्रशांत किशोर ने दिया जब उनसे पूछा गया कि आपको तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में से चुनना हो, तो उन्होंने कहा विदाउट डाउट, एक सेकंड में जवाब दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर जेडीयू की 25 से कम सीटें ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि जेडीयू, लेकिन अब वो एक नेता का बयान है रजत जी, तो सब नेता इस तरह के बयान देते हैं अपना इम्फेटिकली। नेता एक बार कह देता है, 2 बार कह देता है, उन्होंने तो रट लगाई इस बार। अपने वर्कर्स में थोड़ा एक सीरीज आती है अभी, उसका लेटेस्ट आया 4th पार्ट, महारानी। उसमें वो नेता कहता है कि राजनीति में याददाश्त कमजोर रखनी चाहिए और चमड़ी भी मोटी रखनी चाहिए, तो वो मोटी याददाश्त कमजोर और बर्दाश्त ज्यादा। पर हम लोग बार बार सौरभ जी यहाँ चर्चा कर रहे थे, पहले दिन से चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव देखने वाला यही था कि जदयू कहाँ जाती है और उसका स्ट्राइक रेट कितना रहता है, क्योंकि भाजपा के लिए तो ये माना जा रहा था कि भाजपा अच्छा करेगी और भाजपा बेहतर करेगी, पर जदयू जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, और जिस जदयू और भाजपा में मुझे लगता है कि अगर अंतर भी होगा तो 2-4 सीटों का ही का है अभी अंतर, लगभग 65% स्ट्राइक रेट दोनों का दिखाई दे रहा है। ये जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, और ये यह भी बता देता है, अगर हालांकि सिंप्लीफाई कर दें तो अब और पता चल रहा है कि पिछली बार जो चिराग पासवान थे उनकी भूमिका क्या रही थी, और चिराग पासवान ने किस हद तक जदयू को देवेंद्र कुछ इंटरेस्टिंग बात जानना चाह रहे थे रजत जी से। आप कह रहे थे आप दोनों बड़े नेताओं से आप जानते हो, व्यक्तिगत तौर पे भी दोनों को जानते हैं सर, लालू जी को, नीतीश जी को, तो